सेशन चालू है क्या? नितिन जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, 1 मिनट है। हाँ जी सर। ये जो स्टॉक जर्नी किक स्टार्ट अपना पीपीटी शेयर किया वो दिख रहा है आपको? जी जी राइट। हाँ जी। आप फुल स्क्रीन करो यहाँ पे। आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा। व्यू देखो, ग्रिड व्यू करो। क्यों मेरा स्क्रीन आ रहा है? हाँ, इसमें चलो ग्रिड व्यू आ रहा है। बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, एनीवे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। टाइम भी हो गया है, तो और भी लोग हैं ज्वाइन करने, बट आई होप कि वो लोग ग्रेजुअली आएंगे। हम उसका वेट अभी नहीं कर सकते ज़्यादा। तो ऑब्वियसली आइडिया, सॉरी, तो आइडिया इस सेशन का है हमारा लेने का कि आप लोग जो भी नए हो मार्केट में, उसको थोड़ा मार्केट की समझ हो, जिसके अनुसार है ना आप गलतियां कम से कम करो, और एक प्रोसेस को फॉलो करना है हमें, है ना। तो जब हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि आपका लॉस ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएंगे, और आप प्रॉफिट, एक एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा आपको मार्केट से। तो पर्पस वही स्टार्ट करने का इस सेशन को, कि सब लोग एक बेनिफिट उठा पाए मार्केट का, है ना। तो मैं चाहता हूँ ये सेशन है जो एकदम नए हैं मार्केट में, है ना, उसको भी थोड़ा कवर अप करूँ, और ग्रेजुअली जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें थोड़ा चीज़ें एडवांस होती चली जाएगी, है ना। तो आज का सेशन बहुत बेसिक रखेंगे, जिसमें कि जो लोग एकदम नए हैं मार्केट में उसको बेनिफिट हो पाए इस सेशन का। और कुछ लोग ऑलरेडी मार्केट में होंगे तो उनको शायद एक रिवाइज भी हो जाएगा, और कुछ कुछ नई बातें भी शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नई हो सकती है आपके लिए। तो आई मीन बहुत लोगों को पता होगा ये मार्केट में दो जो आप सिंबल देख रहे हो, बेयर और बुल का, बहुत कॉमन है, राइट। तो आप लोग बताओ बेयर और बुल का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी मार्केट में आई वांट कि सेशन इंटरेक्टिव होगा, ताकि आप लोग अपना इनपुट दे सकते हो। तो क्या लगता है बेयर और बुल क्या होता है मार्केट में? बेयर मतलब नीचे जा रहा है, बुल मतलब ऊपर जा रहा है। बराबर, सिंपल टर्म में वही, राइट। बट कोई बड़ा प्लेयर होता है जो मार्केट को गिराने की कोशिश करता है ना, और जो बड़ा प्लेयर होता है जो मार्केट को उठाने की कोशिश करता है। तो जो FII जिसको बोलते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गए, तो वो लोग हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि वो लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनके कि उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा पैसा होता है, तो वो अपने हिसाब से मार्केट को एक चैनलाइज भी कर रहे होते हैं, तो हमें जो भी मैंने सीखा है मार्केट में, कि हमें उसको फॉलो करना है, क्योंकि उसके पीछे पीछे हम रहेंगे तो उसका क्या मूव करने वाला है, उसका क्या सोच रहा है, उसके अनुसार अगर हम फॉलो करेंगे तो हम मार्केट का मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। ओके। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए जब भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इंडिया भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप देखते हो कि फ्यूचर में इंडिया काफ़ी आगे ग्रो करने वाली है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से आने वाली है? क्या लगता है आप लोगों को? लग तो ऐसा ही रहा है। लग रहा है, राइट। तो वो तो मतलब दिखाई हाँ, सॉरी, बोलिए। देता है, लेकिन है तो सही। राइट। तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली जो कंपनी है यहाँ पे, राइट, वो ग्रोथ होगी तो इंडिया की ग्रोथ होगी, राइट। राइट। तो जब भी कंपनी ग्रो करेगी, मतलब उसका जो 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 सेलिंग है ना, अथवा उसके जो प्रॉफिट्स है वो काफी बढ़ने वाले हैं। वो शायद इंडिया का मार्केट को भी एक्सपांड करेगी, और वो अब्रॉड भी जो उसका है एक्सपोर्ट बिजनेस, वो सभी बढ़ने वाला है, राइट।
तो इससे हमें क्या लगता है कि इंडिया का भी एक फ्यूचर, गुड फ्यूचर में है, राइट। जैसे चाइना का एक ग्रोथ था, है ना, तो काफी उन्होंने लाइक 9 का जीडीपी उसका कंसिस्टेंट बहुत सालों तक रहा। तो अब एक चाइना एक डेवलप्ड इकोनॉमी अभी हो गई है, और इंडिया के पास अभी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू गो विद दैट गुड जीडीपी। तो जो भी कंपनियां अभी आप देख रहे हो, अब फ्यूचर 10 साल के बाद आप देखोगे जो सेम शेयर प्राइस अभी है, शायद वो आपको ना मिले वो प्राइस में 10 साल के बाद, है ना, बिकॉज उसकी ग्रोथ, अब जो बड़ी कंपनी ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है ग्रो करने के लिए। तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन। तो जो भी आप प्राइस देखते हो स्टॉक मार्केट में, एवरीडे प्राइस फ्लक्चुएट होती है हर एक कंपनी की। क्यों हो रही है? उसकी वैल्यूएशन हो रहे हैं। किसी को लगता है महंगा है, किसी को लगता है सस्ता है, उसकी वैल्यूएशन, तो उसी बेसिस पे वो प्राइस आगे पीछे हो रहे होते हैं कंपनी के, राइट। जिसके कारण उसका बेनिफिट उठाना है हमें। अगर ऊपर जा रही तो हमें लाइक हमारे लिए एक बेनिफिट है कि प्रॉफिट हमें देगी, है ना। नीचे जा रही है तो हमें कॉशियस रहना है कि लॉस भी कर सकती है कंपनी, बिकॉज ऑफ कोई रीजन हो सकता है उसका। तो उसका हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का जो टॉपिक है, ऑब्वियसली मैंने कुछ कवर अप किया है कंटेंट, जो कुछ स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्या क्या उसके की प्लेयर्स हैं, क्यों करना चाहिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट, है ना, और डिमांड सप्लाई क्या होता है ना, और कुछ जैसे एनएससी और बीएससी है उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। और डीमैट अकाउंट सब आई थिंक मोस्टली को पता होगा, बट थोड़ा हम कवर करेंगे उसको। और कुछ रिस्क जो मार्केट में होते हैं वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। और फिर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। टेक्निकल तो हमारा मेन थीम है इस कोर्स का, कि आप टेक्निकली कैसे स्ट्रांग हो, जिससे कि आप एक गुड डिसीजंस ले पाओ मार्केट में। फंडामेंटल हम बहुत बेसिक करने वाले हैं, बिकॉज फंडामेंटल बहुत वास्ट टॉपिक है, और मेरा मेन मास्टरी टेक्निकल पे ही रहा है, तो मैं उसको ही आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ। और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम कैसे पैसा बना सकते हैं मार्केट से। ओके, तो थोड़ा समझते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है कैसे काम कर रही है। तो आप देखोगे जनरल जो सिस्टम्स है हमारी इकोनॉमी की, वो क्या होते हैं, जो जनरल पीपल है हम लोग, राइट, उसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक्स में जाकर डिपॉजिट करते हैं, राइट। फिर बैंक्स क्या करते हैं, उसके पास पैसा जमा हो जाते हो, किसी कंपनी को अथवा किसी पर्सन को लोन देती है। फिर जब कंपनी लोन लेती है तो अभी उसका मोटिव होता है ग्रो करने का। जब कंपनी ग्रो करेगी, इसका मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल पीपल है वो एम्प्लॉयड ज्यादा होंगे, है ना। जब लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो क्या करेंगे, कंजम्पशन उसका बढ़ेगा, है ना। जब कंजम्पशन बढ़ेगा, है ना, तो उसके कारण जो गवर्नमेंट को टैक्स है अथवा बैंक्स को बेनिफिट है, कंपनी को बेनिफिट है, ऐसे हमारी सिस्टम चलती है। ओके, ये ट्रेडिशनल मॉडल अपना है जो अभी भी काम करती है। बट जब ये स्टॉक मार्केट की बात करते हैं हम, तो उसमें एक जो बैंक से कंपनियां पैसा ले रही है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो गया है कि they don't have to go to the banks every time for the loan. They can directly take the money from the general people. तो एज ए जो हम रिटेलर इसको बोलते हैं, जो कॉमन पब्लिक है हमारी, है ना, वो डायरेक्टली किसी कंपनी में अब इन्वेस्ट कर सकती है। अब मतलब बहुत सालों से चल रही है प्रोसेस, बट जब भी नए हम लोग हैं तो अभी कर सकते हैं, अगर थोड़ी नॉलेज है हमें तो, और हम डायरेक्ट इसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो बट हमें देखो, अब जब देखोगे कि बैंक्स किसी भी कंपनी को ऐसे पैसा नहीं देती है, उसका बहुत एनालिसिस करती है, उसका फ्यूचर ग्रोथ देखती है, कंपनी का कुछ एसेट्स चेक करती है, उसके पास क्या एसेट्स है नहीं है, फिर बहुत सारा उसका क्राइटेरिया फुलफिल होती है, फिर बैंक्स कंपनी को लोन देती है, राइट। वैसे ही हम जब किसी भी कंपनी में पैसा डालेंगे तो हमें भी एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। ऐसे अगर पैसा डालेंगे तो पैसा डूब भी सकता है। तो अभी जो बैंक्स करती थी, अब हमें खुद करना है एनालिसिस। कोई भी कंपनी में पैसा डालेंगे तो हम खुद से अपना एनालिसिस करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम किसी भी कंपनी में पैसा डालेंगे। ओके, राइट।
तो एक कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मार्केट में, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। तो अपने दो मेजर एक्सचेंजेस हैं जहाँ की आप आसानी से कोई भी स्टॉक्स को खरीद बिक्री कर सकते हो। और ये स्टॉक्स खरीद बिक्री के लिए हमारे ब्रोकर्स होते हैं जो हमें फैसिलिटेट करता है सर्विस। तो आजकल जैसे जेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं, है ना, एंजल वन सब भी है। तो आप किसी से भी अपना अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट जिसको बोलते हैं, आप खोल के आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम इस फ्लो को अगर देखें तो कोई शेयर होता है ना, जो उस कंपनी का एक शेयर होल्डर है, और उसको अगर बेचना है कोई शेयर तो ब्रोकर के पास जाएगा, है ना। ब्रोकर फिर एक्सचेंज को बताएगा कि किसी को बेचना है वो शेयर। फिर एक्सचेंज क्या करेगी, एट द सेम टाइम एक बायर भी ढूंढता है कि कोई तो खरीदेगा, कोई बेच रहा है तो बायर भी क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू, है ना, वो जाते हैं और वो फिर एक्सचेंज पे वो दोनों का बाय सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ओके, तो ऐसे काम करती है। तो इसमें आप देखोगे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, ट्रेडर्स, है ना, ब्रोकर्स होते हैं, कंपनियां जो होती हैं। तो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व है इस बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में। तो हमने बात किया दो मेजर एक्सचेंजेस है इंडिया में, राइट, NSE और BSE। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर समझे तो BSE बहुत पुरानी है, लाइक एशिया में सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। वो 1875 में ओपन हुई थी बॉम्बे में। और जो करेंट डेटा है मेरे पास उसमें 5000, मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड है BSE में। और उसका जो मेजर इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। ओके, जो आपने सुना भी होगा न्यूज वगैरह में, सेंसेक्स। जी। वैसे ही अगर हम NSE में देखें तो NSE में 1992 में ओपन हुई थी, और बट इसका ऑपरेशन 1994 में शुरू हुआ था। अभी मोर देन 2000 कंपनी इसमें लिस्टेड है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी IT, तो बहुत सारे इंडेक्स यहाँ भी है जो आप आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हो इसका। और ये हमें ओवरऑल दिखाता है निफ्टी क्या हो रहा है मार्केट। तो एक लाइक टॉप लेवल इंडेक्स है इसको बोलते हैं, टू अंडरस्टैंड कि इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रही है। तो हमें एक टॉप लेवल व्यू बताती है सब, क्योंकि बड़ी कंपनियां, निफ्टी मतलब 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया उसमें लिस्टेड होती है। बैंक निफ्टी मतलब 12 जो टॉप बैंक्स है ना, वो इसके अंदर आती है। तो थोड़ा इसका हिस्ट्री, इसमें और एक बात क्या है कि जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तो उस समय ही NSE का जरूरत पड़ी एक एक्सचेंज की, तो इसलिए इसका ओपनिंग हुआ था। और जो सेबी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है, तो उस समय सेबी का भी इनिशिएटिव था कि एक पैरेलल एक्सचेंज हो, जो स्कैम जो हो रहे हैं, हुए थे, और बाद में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हुए थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए NSE आई थी। और उस स्कैम में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली थी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो भी इन्वॉल्व था उसके अंदर। उसके जो मैनेजमेंट है वो सब इन्वॉल्व थे। तो एक लोगों का ट्रस्ट खराब हो गया था। तो उस ट्रस्ट को फिर से बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था NSE को खोलने के लिए। तो ऐसे ही करके कुछ हमारे ब्रोकर्स हैं, जेरोदा है, ग्रो है, एंजल वन है। तो आप लोग अगर अकाउंट नहीं है तो आप किसी से भी एक अकाउंट खोल सकते हो, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर पाओ। तो स्टॉक्स होता क्या है ना, किसी को लगे कि भाई स्टॉक्स है क्या ये। तो आप स्टॉक्स का मतलब कि अगर पहले देखते हैं तो पहले एक सर्टिफिकेट मिलती थी। आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, है ना, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके नंबर, शेयर प्राइस क्या है, तो शेयर प्राइस के अनुसार आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर। तो इसका कॉमन नाम शेयर भी बोलते हैं, स्टॉक्स भी बोलते हैं ना, इक्विटी भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, है ना। तो आप जब भी कोई स्टॉक्स लेते हो तो आप उसके ओनर बन जाते हो, है ना, भले ही पार्शियल ओनर हो,
लेकिन आप उस कंपनी के ऑनर हो जाते हो, राइट। जो जो कि इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। कंपनी हमेशा वैल्यू करती है अपने शेयर होल्डर का, बिकॉज उसके लिए हम एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। उस कंपनी को हम लाइक किसी कंपनी में जब जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमें ट्रस्ट होता है इस कंपनी पे, राइट। तो एज जो मैनेजमेंट है किसी कंपनी की, उसके लिए हम तो भगवान ही हुए कि भाई हम एक इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, राइट, उसके कंपनी पे। तो इसलिए एक ओनरशिप का हमें भी एक हिस्सा मिलता है जब भी हम कोई स्टॉक्स बाय करते हैं। जब हम प्राइस की बात करते हैं कि भाई स्टॉक्स प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, क्यों प्राइस नीचे जाती है, क्यों कभी ऊपर जाती है, दिन में ऊपर नीचे इतने क्यों हो रहे होते हैं। तो इसका बेसिक सा फंडा है कि डिमांड सप्लाई, है ना। जब भी कोई भी स्टॉक्स में है ना डिमांड बढ़ेगी, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाते हैं उसमें, मतलब बहुत सारे लोग उस स्टॉक्स में एंट्री कर लेते हैं, आइदर बाई करने के लिए तो सेल करने के लिए। अगर को हमें कि भाई प्राइस ऊपर क्यों जाएगी नीचे, तो अगर सिंपली डिमांड सप्लाई आप देखो, तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है उस चीज़ों की, है ना, और सप्लाई उसका कम है, तो ऑब्वियसली वो प्राइस ऊपर भागती जाती है। बट अगर उसका डिमांड कम आप देखोगे और सप्लाई ज़्यादा है, तो वैसे ही प्राइस नीचे जाएगी, राइट। तो ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है जो हम नॉर्मल मार्केट में देखते हैं। कोई चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ही बढ़ जाते हैं। वैसे स्टॉक्स मार्केट में भी होते हैं, है ना। तो ये हमेशा ये बैलेंस करने के लिए लाइक किसी को मैंने बोला महंगा लगता है तो बेचना चाहते हैं, है ना, क्योंकि लगता है इसके पास है नीचे जाएगी प्राइस, तो वो बेचने लगते हैं। किसी को लगता है अरे मुझे सस्ते प्राइस में मिल रहा है, वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चलती रहती है दिन भर, और जहर जहर जो चलती रहती है, दो बायर और सेलर के बीच में लिटरली लड़ाई ही बोल सकते हो आप, है ना। तो इसके कारण प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं मार्केट। ओके, तो अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी को, तो उसको हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर है किसी के, तो नहीं तो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका मतलब समझ में आ रहा है बेसिक जो मैं बस बोल रहा हूँ, और कुछ क्लियर नहीं हो तो फिर हम बाद में उसको लेंगे। तो हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन एक लाजमी सा उठता है अभी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, जो लोग, कितने लोग अभी जो मार्केट में आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। कोई लोग पार्टिकुलर स्टॉक्स में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। तो कोई बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, अथवा HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। जब बड़े कंपनी है तो लोगों को लगता है कि ये तो अच्छा ही करेगी, क्योंकि ये बैंक्स स्टेबल बैंक्स है, और अच्छा ग्रोथ है इस बैंक्स का। तो कितने लोग उस हिसाब से भी आकर्षित होते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हम पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और जो डेटा हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में, वो डेटा भी हमें बताती है कि लॉन्ग टर्म में हमें वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ का मतलब हम सैलरी के हिसाब से काम नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में हम जब भी वेल्थ की बात करते हैं तो एक कंपाउंडिंग कंसेप्ट आती है, जो पैसा आपकी 5 इयर्स आपको दिखने लगती है कि कितनी तेजी से भागती हो पैसे, राइट। तो जस्ट हमारा काम क्या है कि उसमें स्टे रहना, उस कोई भी कैसा भी मार्केट कंडीशन हो, आप उसमें टिक गए तो आप देखोगे कि वो आपको पैसा मल्टीप्लाई करके देगी। बट टू आइडेंटिफाई राइट स्टॉक्स वो हमारा जिम्मेवारी है, क्योंकि कंपनी कभी भी टूट सकता है और कभी भी कंपनी का कुछ भी हो सकता है। तो आपने सही कंपनी में पैसा डाला है तो आप अच्छा वेल्थ बनाओगे। और एक इन्फ्लेशन का भी एक प्रॉब्लम है हमारे हमारे मार्केट में, कि आप देखोगे कि एवरी ईयर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो लोग इसके हिसाब से भी चाहते हैं कि पैसा कहीं डालो, पार्क करके रखो, जहाँ की एक
जो जो पैसा डिग्रेड हो रही है एवरी ईयर हमारी, क्योंकि अब जो 100 रुपये अभी है, इट वोंट बी 100 रुपीज नेक्स्ट ईयर। वो 5-10% जो भी महंगाई है उस हिसाब से आपका रुपीज 90 रुपीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो जस्ट कीपिंग द मनी इन द सेविंग अकाउंट वोंट हेल्प यू, वो आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाला है ना। इसलिए लोग एफडी में डालते हैं। तो एफडी ठीक है, एक महंगाई को बैलेंस करने के लिए एफडी ठीक, बट आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है वहाँ पे। पैसा लाइक फिक्स, जैसे 20,000 आज है और एफडी आप कराए हो तो 20,000 ही रहेगा, वो बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं स्टॉक्स मार्केट में, क्योंकि पैसा उसको एक ग्रो कराना है उसको, है ना। तो एटलीस्ट 10% 15% के हिसाब से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इतना तो ग्रो हो हमारा पैसा। तो ये जब आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ओवर 10 और, तो आप देखोगे पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद शुरू में आपको लगेगा बहुत स्लो है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फास्टली बढ़ती है पैसा। तो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे टीसीएस का एग्जांपल है ना। ऐसे कुछ कंपनियां आइडेंटिफाई कर पाओ अर्ली फेज में। फॉर एग्जांपल अब टीसीएस में 2004 का डेटा है हमारे पास और अभी तक का लेटेस्ट डेटा है। तो आप देखोगे टीसीएस लाइक अराउंड 400 रुपीज में मिल रही थी 2004 में, है ना। और अभी आप देखो इसका प्राइस मोर देन 4000 है, राइट। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये कंपनी ग्रो की है। और इसका टाइम होराइजन देखो 20 साल लग जाते हैं, राइट। अगर 20 साल आप टिक पाओ और आपको कन्विक्शन है कि नहीं टीसीएस अच्छी कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा मुझे पैसा बना के दे सकती है, तो अगर आपको कन्विक्शन है तो आप देखोगे अगर 10,000 रुपया अगर आपने डाले होते, है ना, और जो इसका एवरेज 13.14% ग्रो की है एवरी ईयर, तो आपके पैसे 1,16,000 हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में तो आपके छोटे पैसे कितने बड़े हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसे भी कंपनी ऐसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस में आप देखो तो जैसे 1997-8 की बात है ना, काइंड ऑफ अराउंड 100 में आपको मिल रही थी, राइट। और अभी आई थिंक 1600 समथिंग अराउंड अभी प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। तो आप देखोगे कि ये आपको 10,000 इन्वेस्ट किए होते और ये जो ग्रो की है 25% के हिसाब से ग्रो की है पर ईयर, तो आपके पैसे अभी 84 लाख हो गया, राइट। तो अगर आप सही कंपनी आइडेंटिफाई कर लो तो आप एक बार डाल दो तो बट वो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा कंपनी काम करेगी, वो हमको नहीं जल्दी पता चलता है। यू हैव टू रेगुलरली डू द एनालिसिस, है ना, कि वो कंपनी काम कर रही है कि नहीं, कंपनी जिस हिसाब से आप सोच रहे हो ग्रो हो रही है कि नहीं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आप इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हो। अभी वही तो बोला था। हाँ, एक सेकेंड है। ओके, टीसीएस का आपने अभी दिखाया हाँ, कि 10,000 400 रुपए प्राइस था और अभी अरे 4,000 हो गया, बट बीच में स्टॉक स्प्लिट्स भी तो हुए थे, तो वो प्राइस का कैसे होता है? मतलब वो इसमें ग्राफ में तो नहीं दिख रहा है वो प्राइस, फिर उसका भी 400 से कैसे, मतलब वो क्या होता है स्टॉक स्प्लिट? तो वो यहाँ पे ग्राफ में फिर नीचे गिरते हुए दिखना चाहिए ना, क्योंकि उसका प्राइस तो स्प्लिट हुआ अगर तो नीचे गिरना चाहिए ना, तो फिर भी वो ऊपर कैसे कर्व बना है, कैसे बैलेंस कर लेते हैं आप? ओके, नहीं स्प्लिट का कंसेप्ट अलग है, बट अभी हम तो सिर्फ सिंपली ग्राफ देख रहे हैं कि 400 रुपये अगर ये प्राइस थी अभी 4000 है, राइट। अगर इसमें स्प्लिट हुई होगी इस बीच में, है ना, जो आई डोंट रिमेम्बर टीसीएस का नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट चेक करना पड़ेगा अगर हुआ है। हाँ, टीसीएस का आई थिंक नहीं हुआ है, इन्फोसिस का भी नहीं हुआ है ना। तो बट किसी का हुआ है तो इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज दिखाते थे गिर गया नहीं, ग्राफ बनता ना गिरते दिखा। हाँ,
तो ग्राफ वो नीचे जाएगा, बट आपके लिए बेनिफिट है ना, एनीवे बिकॉज डबल हो जाते हैं, आपको मिल जाते क्योंकि आपको शेयर भी मिला ना, फिर उसके हिसाब से भी हैं, राइट। तो प्राइस के मामले में आपको नीचे आएगा, बट एट द एंड नथिंग इज इफेक्ट तो कुछ हो नहीं रहा है ना, बिकॉज सिर्फ आपके स्टॉक से स्प्लिट हो गए, राइट। तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट कैप, जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। मार्केट कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, तो इसको कैलकुलेट, क्योंकि ये जो कैप है, हर एक कंपनी की एक वैल्यूएशन है, एक वैल्यू है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का वो खरीदना है, तो ऐसे ही हम डिटरमाइन करते हैं, जो कंपनी एक दूसरे को खरीद रही होती है, छोटी कंपनी कोई, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि शेयर प्राइस क्या है अभी, है ना, और नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, वो मल्टीप्लाई कर दो तो किसी कंपनी की वैल्यू में पता चलती है ना। अगर उस कंपनी को बेचना है तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, तो आप खरीद सकते हो उस कंपनी, राइट। तो इसमें कंसेप्ट आते हैं कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मैक्रो कैप है, पेनी स्टॉक्स है ना। तो ये जो कैप डिटरमाइन होते हैं कि अगर किसी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से अगर ज्यादा है, तो उसको हम लार्ज कैप कैटेगरी में डालते हैं, है ना। अगर किसी कंपनी की 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में है, तो उसको हम मिड कैप बोलते हैं, है ना। वैसे ही 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के जो बीच की कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप बोलते हैं, है ना। उससे फिर नीचे आप लोगों को माइक्रो कैप है, पेनी स्टॉक्स है ना। तो पेनी स्टॉक्स जनरली बहुत रिस्की स्टॉक्स होते हैं, है ना, और उसमें उसकी कैपिटलाइजेशन में देखो बहुत कम है, लेस देन 1,000 करोड़ है। बट पर्सनली आई डोंट रिकमेंड एनीबॉडी टू बाय द पेनी स्टॉक्स। प्राइस बहुत 1 रुपये और कम भी होते हैं उसका प्राइस, और लोग काइंड ऑफ एक फन के हिसाब से लेके खरीदते हैं, बट इट्स नॉट सेफ, क्योंकि आपकी आदत एक बुरी चीज में आदत लग जाएगी ना, तो आप बिकम एडिक्ट ऑफ दैट, और फिर आपको इट्स नॉट गुड फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। तो इट्स बेटर टू पुट द मनी जहाँ आप, क्योंकि आप कंपनी को हेल्प भी कर रहे होते हैं, कंपनी को ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे होते हैं। आप किसी कंपनी में पैसा डालने का मतलब है दे आर हेल्पिंग द कंपनी टू ग्रो, राइट। तो हम वैसे कंपनी को ग्रो कराएंगे जिसका अच्छी उसकी जैसे टाटा एक अच्छी ब्रांड है, राइट, एक ट्रस्ट है लोगों का, एक सोशल काम अच्छा करती है, तो लोग ऑटोमेटिकली टाटा में बाई करना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वेलफेयर टू द सोसाइटी। अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उसकी वैल्यू अच्छी होती है ना। तो इसलिए हमें जब फेयर इकोनॉमी की बात करते हैं अथवा ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वी शुड इनकरेज दोज कंपनीज। तो उसमें जनरली मिड कैप देखोगे, लार्ज कैप, ये सब गुड स्टोरी है, इस समय हमें पैसा डालना चाहिए। स्मॉल कैप भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सी अच्छी कंपनी कर सकती है अच्छा, तो वहाँ हम डालेंगे पैसा। बट लोअर देन दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। आपको दिखेगा, मैं आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप कैसे से देख सकते हो, मे बी नेक्स्ट सेशन में, नॉट दिस सेशन। आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से मार्केट कैप इस कंपनी की। तो हम जनरली ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को ही फोकस करेंगे कभी ट्रेडिंग के लिए, ओके, वो सेफ रहेगा हमारे लिए। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं सोचा थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बता दो आप लोगों को, अगर किसी को पता नहीं है तो आप देखोगे कि कुछ एडवांटेजेस ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के हैं, जिसको मार्केट की कुछ नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं उनका कैपिटल को। और फिर जब एक्सपर्ट मैनेज कर रहे थे, एक ही कंपनी में पैसा नहीं डालते, बहुत सारे कंपनी में डालते हैं पैसा, राइट। तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज अगर एक कंपनी किसी कारण से खराब हुई, तो जो अदर जैसे 10 कंपनीज है, तो उसमें से एक खराब भी हुई, तो जो 9 कंपनीज है वो आपको रिकवर कर देगी लॉस को, राइट।
और जो एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एवरी क्वार्टर एवरी मंथ वो लोग कंपनी के बारे में एक अपडेट लेते रहते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली भी है किसी कंपनी में तो वो अर्ली आइडेंटिफाई करके उसे निकल जाते हैं वैसे कंपनी से। तो ऐसे करके हमको एक सेफ्टी मिलता है अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए एडवांटेज तो। और आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा ऑप्शन हो गया है ना। और पैसा को आप जितना जल्दी उतना ग्रो भी कर सकते हो यहाँ, जैसे SIP करके भी आती है ना। तो आप SIP करके आपका बड़ा अमाउंट है तो आप ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज देखो तो ऑब्वियसली जो फीस होते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है तो आपको फी भी ज़्यादा पे करना पड़े, एक्सपेंसेस जो बोलते हैं, है ना। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है ना, वो जैसे मैनेज करेगा, यू नो यू हैव टू रिलाई ऑन हिम। और कभी कभी मार्केट रिस्क भी हो सकता है ना, जो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए। जैसे कभी कभी मार्केट अच्छा कर रही होती बट आपके पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड वो अच्छा नहीं कर रहे होंगे, तो उस केस में आप देखो कि आपका जो रिटर्न आना चाहिए वो आएगा नहीं, है ना। और टैक्स भी ऑब्वियसली फैक्टर आते हैं उसमें, राइट। तो बेसिक सी बातें हैं, अगर आप खुद से करोगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्क भी है बट आपका रिटर्न भी बनेगा और यू हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। तो इसलिए हम सेशन कर रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस खुद से आप आइडेंटिफाई कर पाओ और खुद से आप करो तो आप देखोगे कि आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो कंपेयर टू जो म्यूचुअल फंड हाउस करती है। कुछ कुछ रिस्क है जो थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा बात के लिए। तो जैसे मार्केट रिस्क है, जो मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं होता है बट हमें पता नहीं है तो हमें लगता है कि अरे सडनली आज ऊपर है, सडनली आज नीचे, ऐसा क्यों है, और उसके पीछे कारण होते हैं, है ना। तो अगर आप वो कारण पता है और आप चार्ट, जो हम चार्ट की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आप देखोगे और चार्ट आप सही से रीड कर पाए तो आप आसानी से समझ पाओगे कि हाँ मार्केट कुछ तो अभी गड़बड़ लग रहा है ना। तो आप अर्ली निकल पाओगे, है ना। तो अथवा अच्छा कर रही है मार्केट तो आप उसको अर्ली एंट्री ले सकते हो, जिससे कि आपका रिटर्न बढ़ जाएगा और रिस्क मिनिमाइज करना है अपने, राइट। एक लिक्विडिटी रिस्क भी होती है मार्केट में। कभी कभी किसी कंपनी, जैसे आप छोटे छोटे कंपनी में पैसा डालते हो स्मॉल कैप, तो वहाँ सब कभी कभी क्या होते हैं प्रॉब्लम, जैसे आप इंट्राडे स्पेशली करते हो, तो जनरली इज नॉट प्रिफर्ड कि आप छोटे कंपनी में इंट्राडे करो, तो कोई उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस सारे स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही होती है, तो आप फिर फंस जाते हो, आप सेल ही नहीं कर पाओ अगर बाई किया आपने तो हमें अवेयर रहना पड़ता है उसमें। बिजनेस रिस्क भी होते हैं, जैसे कोई कंपनी अच्छा खराब, है ना, कुछ मैनेजमेंट का न्यूज आ गया, है ना, कुछ गवर्नमेंट्स के कुछ लॉ चेंज हो गए ऑन दैट सेक्टर, तो हमें उसमें भी अगर पता है, अवेयर है, तो हम जल्दी निकल पाएंगे किसी भी स्टॉक से। और टैक्स की बात भी आती है ना, किसी कंपनी में किसी सेक्टर में स्पेशली गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, है ना, अथवा टैक्स कम कर दिया, तो उसके कारण भी स्टॉक्स प्राइस इफेक्ट होती है। तो रिसेंटली जैसे रिलैक्सो फुटवेयर का जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने उसका टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया, जूते चप्पल जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया रिलैक्स होके, बिकॉज उसका सारा जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो गवर्नमेंट के टैक्स में चला गया। तो उसके कारण क्या होगा, कंपनी की जो ग्रोथ तो काइंड ऑफ अफेक्ट हुई, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुई, उसके कारण प्राइस उसके काफ़ी नीचे चले गए। तो अगर हमें पता है कि क्या कुछ न्यूज़ आ रहा है मार्केट में, है ना, बेस्ड गवर्नमेंट का कुछ रूल है या कंपनीज के, तो हम अवेयर हैं तो हम राइट डिसीजंस ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात आती है जो लास्ट 2 इयर्स 2021-22 का पीरियड था, जहाँ की इंटरेस्ट रेट जो यूएस है अथवा RBI है वो काफ़ी बढ़ाई थी। उसके कारण क्या होता है, जो छोटी कंपनी है वो काफ़ी अफेक्ट हुई थी, क्योंकि उनको तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द लोन, राइट। अगर लोन का रेट ही बढ़ गया तो उसके ग्रोथ इफेक्ट होंगे, क्योंकि दे कांट पे द हाई इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम अवॉइड करना चाहिए, अगर मार्केट ओवरऑल बिकॉज ऑफ
यू नो कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इफेक्ट हो रही है, तो हमें उसे वैसे कंपनी में एंटर नहीं लेनी चाहिए। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? कोई ओके, करने से तो मतलब कंपनी को इफेक्ट होएगा ना। सॉरी अगेन। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है, हाँ लोन महंगा हो जाता है, उसकी वजह से कंपनी को दिक्कतें आती है। राइट, बिकॉज अगर Right. इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब अगर आप कितना न्यूज फॉलो कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट अभी आपने अगर देखा होगा जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट था वो काफी बढ़ाया गया था, है ना। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि क्योंकि जो हमारा 2000 जो कोविड का बाद का जो सिचुएशन हुए थे मार्केट में, कि जो पैसा प्रिंट काफी किए गए थे गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उसके कारण क्या हो गई कि मार्केट में लिक्विडिटी तो आई, बट एक रिस्क उसमें एसोसिएट क्या हो गया कि जो वैल्यूएशन है पैसा की बहुत कम हो गई हो, बिकॉज आपने फ्रीली पैसा बांटा है नो, जैसे यूएस में हुआ था और इंडिया में भी हुआ, बिकॉज वो कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी को यू नो एक ग्रोथ में रखने के लिए वो करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट किसी कारण से यू नो उसको बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज उसको बैलेंस करना होता है इकोनॉमी को, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो यू नो लोग एफडी वाले को फायदा है, बट जो जो ग्रोइंग कंपनी है ना, वो जो काफी दूसरे यू नो गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है, बैंक्स पे डिपेंड होती है लोन के लिए, तो उसको बहुत इफेक्ट होता है। तो आपको अगर अवेयर हो तो आप उससे जो लास्ट 2 इयर्स का जो सीन था, अगर उस सिचुएशन आपको पता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो आप छोटे कंपनी में पैसा नहीं डालोगे, आप बड़े कंपनी में डालोगे जहां उसका कैश फ्लो है कंपनी के पास, जिसके पास मतलब उसके पास एबंडेंट है पैसा, उसको किसी पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, किसी को लोन लेने मतलब किसी लोन लेने की जरूरत नहीं है उसको, उस केस में वो मैक्सिमम हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके प्राइस भी बहुत कम होते हैं और उसको इफेक्ट भी नहीं हो रहा है किसी कारण से, वो सस्ते प्राइस में हमको मिल रही है। तो आप ऐसे कंपनी में जब पैसा डालते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म में जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बना कर दे सकती है ऐसी कंपनियां। बराबर। तो मेजर जो हम बात करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में फंडामेंटल की बात करेंगे ज़्यादा, नेक्स्ट सेशन फुल्ली डेडिकेटेड टू फंडामेंटल, उसके बाद हम टेक्निकल की बातें करेंगे अगले सेशंस में, कमिंग सेशन में। तो जो फंडामेंटल में कुछ फैक्टर्स है, जैसे कंपनी का एनालिसिस हमें करना होता है, एंड वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कंपनी एनालिसिस कैसे करना है हमें। इंडस्ट्री एनालिसिस, जो सेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं कि उस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी हो सकते हैं कि यू नो एक ही इंडस्ट्री में, तो अगर उस सारी कंपनी को अगर कुछ एडवांटेज है, कुछ इंडस्ट्री को बेनिफिट है, तो इंडिविजुअल कंपनी को भी बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम सोलार अथवा अपना ग्रीन एनर्जी की बात हो रही थी, तो उसमें पूरे सेक्टर को बेनिफिट हो रहा था, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट्स का एक यू नो प्रोविजंस ही आया था कि यू नो इसको प्रमोट करना है ग्रीन एनर्जी को। तो उस केस में अगर आपको ये सब न्यूज पता है तो आप ऐसे कंपनी को ढूंढो जो उसमें और ग्रोथ आ सकती है उसमें, तो आप अगर आप अर्ली एंट्री कर लेते हो तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी अच्छा पैसा बना लोगे। ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं जो भी हमें देखने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, अगर वो ग्रो करेगी नहीं करेगी और नॉट श्योर, किसी भी कारण से वार हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, कुछ डिजास्टर्स बड़े हो गए हैं ना, तो उस समय आप देखो कि ये जो बहुत इफेक्ट होती है इकोनॉमी, उसके कारण शेयर प्राइस जो स्टॉक मार्केट है बहुत खराब परफॉर्म करती है उस समय। कोविड का भी जैसे सीन हो गया है ना, जहाँ बहुत बड़ी क्राइसिस ही हुआ हमारे लिए, तो उस समय स्टॉक मार्केट बहुत खराब परफॉर्म किया। तो ये सब सिचुएशन आपको पता है तो आप यू नो यू आर अवेयर, तो आपको एक गुड डिसीजंस कैसे लेना है उस सिचुएशन में, तो आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो लॉन्ग टर्म में।
फिर आप किसी कंपनी का हम फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक भी देखते हैं, कोई कंपनी सच में आगे अच्छा करने वाली है क्या। तो जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जो पास्ट उसके डेटा है, पास्ट जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, सेल्स हो अथवा प्रॉफिट हो, उस बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि अरे फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं, है ना। तो अगर आप ये सब सीख लेते हो कि कैसे पास्ट के डेटा देख के फ्यूचर का आप कैसे एनालिसिस करोगे, तो आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। तो आपका रिस्क कम हो जाएंगे बट आपके रिटर्न अच्छे आ सकते हैं। तो इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो और भी फैक्टर्स है इसमें, है ना। जो रिस्क की बात भी याद, वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। वैसे टेक्निकल में हम देखेंगे तो जो मोस्टली हम टेक्निकल ही कवर करने वाले हैं पूरे सेशंस में। तो इसमें हम बेस्ड ऑन जो आप देख रहे हो चार्ट कुछ है ना, जो ऐसे कुछ दिखते हैं चार्ट। तो अगर आप चार्ट देखना सीख लो कि अब भाई चार्ट्स कैसे काम करती है, इसमें पैटर्न्स वगैरह होते हैं, तो हमें पैटर्न्स को एनालिसिस करना होता है ना। तो अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हो अर्ली, तो आप देखोगे कि आसानी से पैसा बना सकते हो। कोई फंडामेंटल भी इतना जानना जरूरी नहीं है ना। तो लोग तो बेस्ड ऑन टेक्निकल ही ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। जो शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं विद इन 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है, वो बेस्ड ऑन टेक्निकल पे ही, सिर्फ टेक्निकल को फोकस करके दे कैन इजिली मेक अ मनी, वो आसानी से पैसा बना सकते हैं, है ना। तो आपके एक शॉर्ट कट थोड़ा जर्नी हो जाती है, क्योंकि जब फंडामेंटल आप समझोगे तो बहुत बड़ी दुनिया है, वो बहुत सारी बात है, टेक्निकली बहुत सारी बातें, बट एटलीस्ट आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो मार्केट में बेस्ड ऑन टेक्निकल। जैसे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, जैसे शॉर्ट टर्म करना है आपको, लॉन्ग टर्म करना है ना। शॉर्ट टर्म में भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, जो कुछ हफ्तों तक होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए करना है आपको, है ना। तो आप खुद डिसाइड करोगे कि कितने दिनों का करना है। और हम बात भी करेंगे डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की, जहाँ आपको कितने दिन के लिए करना है, कौन सा आपको टाइम फ्रेम सही लग रहा है, आप कितने दिन के लिए आप कंफर्टेबल हो ट्रेड लेने के लिए। तो आप देखो इसका जो एडवांटेज है शॉर्ट टर्म का, कि आप ऑब्वियसली अच्छा पैसा, मतलब क्विक पैसा बनाने का एक सिस्टम है शॉर्ट टर्म में, है ना। और रिस्क भी कम होता है उसमें, है ना। इसका प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रही थी डे टू डे बेसिस पे, तो आपको स्ट्रेस भी बढ़ता है, आपको टाइम भी देना पड़ता है ना। तो एक उसका प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस कम रहेंगे, क्योंकि आपको एवरीडे चार्ट देखने की जरूरत नहीं, एवरी मिनट चार्ट देखने की जरूरत नहीं, आप दिन में एक बार देख लो काफी है ना। आपको टाइम कम देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। टैक्स भी आप सेव करो, बार बार आप खरीद बिक्री नहीं कर रहे हो मार्केट में, तो आपको ऑब्वियसली टैक्स सेव होता है। और बट जो फ्रेम होता है उसमें मार्केट काफी मूव हो रही होती है, तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो आप कुछ ट्रेड मिस भी कर दोगे, है ना। बट आपका अपना एक स्टाइल है कि आपको लॉन्ग टर्म सूट करता है, आपको शॉर्ट टर्म सूट करता है, तो आपको डिसाइड करना है क्या क्या आपके लिए बेटर है, आपके पास टाइम कितना है, कितना आप रिस्क लेने को तैयार हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। ओके। ये 2 बुक है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। आप अगर थोड़ा साइकोलॉजी समझना है पैसे के बारे में, कि आप वेल्थ अगर बनाना चाहते हो, रिच डैड पुअर डैड एक माइंडसेट आपका प्रिपेयर करती है। तो एक बुक आप पढ़ो तो अच्छा है, मैंने भी पढ़ा था शुरू में, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि हम उस हिसाब से सोचते नहीं हैं कि एक रिच माइंडसेट क्या होता है। तो आप ये बुक पढ़ोगे तो आपका मेंटालिटी चेंज होगी कि कैसे सोचना चाहिए रिच की तरह में। एक पीटर लिंच की बुक है दूसरी वाली, जो ये भी अच्छी बुक है कि आप मार्केट कैसे काम करती है इसके बारे में है ना? और हम मार्केट से कैसे एज ए इन्वेस्टर, एज ए मार्केट कैसे बिजनेस देखें हम, है ना। एक हमारा बिजनेस है ना, भले आपको साइड बिजनेस ले लो, बट आपको एज ए बिजनेस देखना है ना। तो आप बिजनेस की तरह देखोगे तो आपका एक कन्विक्शन रहेगा और आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ओके।
स्लाइड तो मेरा इतना ही आज के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने फटाफट करने की कोशिश किया, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया इसमें क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बट मैं चाहता था कि बेसिक आइडिया आपको हो इस चीज़ों का, जैसे कि नेक्स्ट सेशन में आपको एक एडवांटेज मिले। तो कोई क्वेश्चन है किसी के तो पूछ सकते हैं। है किसी को क्वेश्चन है क्लियर कर? ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ठीक है, नितिन जी आपको कोई क्वेश्चन नहीं है ना? जी नहीं, थैंक एक छोटा क्वेश्चन है। हाँ। ये रिच डैड और ये पुअर डैड है, और हाँ वही दूसरा बुक है ना वो, पीटर लर्न टू अर्न। ये इसमें क्या है, दोनों किताबों में क्या है? हाँ, तो जो रिच डैड पुअर डैड है ना, ये आपको एक माइंड सेट, जो रिच डैड का, जो रिच जो पीपल है ना, उसका माइंड सेट की बात करते हैं रिच डैड में, है ना। तो इसकी स्टोरी मैं छोटा सा बता दूं तो ये जो रॉबर्ट कियोसाकी है ना, ऑब्वियसली अमेरिकन है और जापानीज ओरिजिन है इसका। तो हवाई आपको आइलैंड पता होगा, वहाँ इनका ग्रो अप हुआ था। तो ये ऑब्वियसली ऐसे पेरेंट्स, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फादर्स होते हैं जनरली, उनको एक फिक्स जॉब होती है और आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। गवर्नमेंट तो रेगुलर इनकम हमको देगी ही, है ना, एंड देन आप रिटायर, कुछ पैसे आपको मिलते रिटायर हो जाते हो, लाइफ एंड, राइट। बट उनको लगा कि जो मेरे पेरेंट्स है, जो उसके जो पापा थे जो काम करते थे, तो ही फेल्ट कि हमें हमेशा रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि अरे पैसा ज़्यादा मत कमाओ, ज़्यादा पैसा कमा के क्या करोगे, है ना। एक रेगुलर जो सब लोग, जैसे इंडिया में कंसेप्ट है गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते हैं, राइट, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है। बट उनको लगा कि सिक्योर तो है, बट इट्स नॉट गिविंग यू द फ्रीडम टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, जो हम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अथवा एक रिच जो मेंटालिटी है लोगों की, है ना, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हमें लिमिट कर रहा है, हमें जो रिसोर्स जो रिच लोगों के पास होता है, ये हमारे पास नहीं होते हैं। तो हाउ कैन वी कैन, है ना, हैव मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस, बीइंग विद दिस रिच पीपल। तो उनको एक इसके फादर के एक दोस्त होते हैं, वो काफी रिच होते हैं, तो ही इज इनटू दैट बिजनेस। उनका एक बिजनेस होता है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। उनको एक इनसाइडर्स जिसको बोलते हैं, जो कंपनी के बारे में डिटेल पता होती है, उस टाइप के होते हैं। तो उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनसे वो सीखते हैं कि भाई कैसे एक रिच माइंडसेट बनाया जाए अपना, कि हम एक जॉब पे ही डिपेंड नहीं रहे होल लाइफ। अगर जॉब चली गई किसी कारण से, तो फिर हम तो मतलब कहीं के नहीं रहेंगे, राइट। तो ये सिखाती है कि भाई एक हम तो एक वेल्थ क्रिएट की तरफ जाना है हमें, कि एक बिजनेस बनाना है हमें, है ना। बिजनेस के थ्रू हम कैसे पैसा बना सकते हैं, है ना, वो भी स्मार्टली, है ना, कम पैसा में ही बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट वही है कि लाइक काइंड ऑफ फाइट है बिटवीन रिच डैड और पुअर डैड, कि पुअर डैड कितना बुरी तरह से सोचते हैं, रिच डैड मतलब उसका एक पैसा हो, लाइफ को लेके कितना खुश है। जो पुअर डैड है लाइफ के लेके कितना नाखुश है, बेचारे आते हैं और फिर बोलते हैं अरे मतलब घर भी खरीदने के लिए टू थिंक 1000 टाइम्स, कि अरे सेविंग नहीं है, काफी नहीं है, कुछ सामान ही खरीदना है, टू थिंक 1000 टाइम्स, राइट। तो जब रिच डैड है उसको तो ये सब सोचना नहीं पड़ता है डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में, राइट। तो उनका ये है कि भाई आप रिच कैसे बनो, है ना, जैसे कि आपका माइंड खुले, लाइक ओपन और एबंडेंट की तरह सोचो आप, कि ओपन, कि आप आपके पास सब चीज एक्सेस हो चीजों का, है ना। वो आप पे डिसाइड करता है कि आप कितना लग्जरियस रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, है ना, बट यू हैव दिस फ्रीडम, है ना। पीटर लिंच का लर्न टू अर्न इज मोर अबाउट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो साइकोलॉजी होती है एज इन्वेस्टर्स, है ना। आप मार्केट में आते हो तो आप कैसे सीख के स्टॉक मार्केट को आप कैसे पैसा रेगुलर बना सकते हो।
है ना। तो बेसिक्स जो होता है इन्वेस्टिंग के बारे में, जैसे बिजनेस कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो, तो ये भी एक साइकोलॉजी और बट इट्स वेरी पार्टिकुलर विद द स्टॉक मार्केट। ये जनरल बातें बताते हैं कि हम ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बात है इसमें है, बट इट्स मोर लाइक कि हमारा माइंडसेट कैसे चेंज करना है ना, टू थिंक लाइक अ रिच पर्सन, है ना, फ्रॉम द पुअर माइंडसेट से हमें रिच माइंडसेट कैसे लाना है अपने अंदर। मेक सेंस? तो और कोई क्वेश्चन है किसी के? ओके ठीक है, अभी टाइम भी हमारा हो गया है। मैं प्लान जैसा किया था 1 घंटा खत्म, तो ऑलमोस्ट हो गया। तो थैंक यू एवरीवन कि आपने ज्वाइन किया। होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 लोग हम लोग इन पर्सन अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस ये भी सेशन का। होप कि सबको एक बेनिफिट मिला होगा सेशन का, और नितिन जी आपको एक बेनिफिट मिला होगा सेशन का आज का। और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, है ना, और नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। जरूर। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपडेट करूंगा व्हाट्सएप पे।